हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोलियर डायग्राम या मोलियर चार्ट। इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मोलियर डायग्राम जो बनाया जाता है ये कौन कौन से लाइन की यूज करके बनाया जाता है और थर्मोडायनेमिक्स के किस सिद्धांत पे कौन सा जो लाइन है वह कार्य करता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, जो मोलियर डायग्राम है दोस्तों, यह एक 2D डायग्राम होता है। मोलियर डायग्राम जो होता है एक 2D डायग्राम होता है जो स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी के बीच ड्रा किया जाता है। किसके किसके बीच? स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी के बीच ड्रा किया जाता है मोलियर चार्ट को, और इसमें 4 प्रकार के लाइंस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा लाइन होता है वह होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। सेकेंड जो दूसरे नंबर का हमारा लाइन है वो यूज किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और तीसरा यूज किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। और चौथा लाइन यूज किया जाता है कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। इन 4 तरह के लाइंस का यूज करके मोलियर डायग्राम को ड्रा किया जाता है। अब सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है वह टेम्परेचर के सिद्धांत पे काम करता है। यानी जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वह टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर आप लोगों को लिख भी देते हैं, जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, ये जो होता है टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ होता है जो वह टेम्परेचर को डिपेंड करता है, 0th लॉ। और फर्स्ट लॉ जो होता है वह इंडिकेट करता है एंथैल्पी को प्रदर्शित करता है, एंथैल्पी या एनर्जी। एंथैल्पी या एनर्जी को इंडिकेट करता है। और सेकेंड जो लॉ होता है वह एंट्रोपी को प्रदर्शित करता है, एंट्रोपी को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से जो हमारा मोलियर डायग्राम है 4 तरह की लाइन से ड्रा होता है और टेम्परेचर को डिपेंड करता है 0th लॉ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी या एंट्रोपी को जो डिनोट करता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड एंट्रोपी को डिनोट करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को डिनोट करता है। अब हम मोलियर चार्ट को यहाँ पर ड्रा करेंगे इन 4 लाइनों को यूज करके। मोलियर डायग्राम को ड्रा करने के लिए जो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिक्विड फेज को लेते हैं। कोई भी लिक्विड लेंगे, उसका जो लिक्विड और जैसे आपका डायग्राम इस कर्व के टाइप का ड्रा होता है तो ये होता है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। जैसे मान लीजिए इस तरह का एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच ड्रा करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का एक डैम प्राप्त होता है। ये होता है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और यह होता है सेचुरेटेड स्टीम लाइन। सेचुरेटेड स्टीम लाइन। तो इस तरह से जो हमारा होता है मोलियर डायग्राम को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेचुरेशन लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सेचुरेशन लाइन को हम कुछ इस प्रकार के ड्रा करते हैं। ये हमारा हुआ सेचुरेशन लाइन। जो रेड पेन से हम ड्रा कर रहे हैं ये हमारा जो है सेचुरेशन लाइन है। कुछ इस तरह के हमारे हुए सेचुरेशन लाइन। अब इसके बाद जब हम इस पे कांस्टेंट प्रेशर पर हम ड्रा करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे इन सेचुरेशन लाइन की तरफ, तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर का जो कर्व प्राप्त होगा वह कुछ इस तरह का मिलेगा। ये है हमारा कांस्टेंट प्रेशर।
क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट को देते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देने के बाद जो हमारी एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से इस कर्व के थ्रू हमारा एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी दोनों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर एंथैल्पी को लिए हैं और एक्स एक्सिस पर हम एंट्रोपी को लिए हुए हैं। तो इस तरह से इस कर्व के थ्रू जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर हम जो कर्व ड्रा कर रहे हैं वो हमारा एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को इंक्रीज होता हुआ प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा जो हो गया वह कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगा। हमारा यहाँ से हम यदि ड्रा करेंगे तो ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता जाएगा और इनके बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जाने पर बढ़ता जाएगा, इधर डाइवर्जेंट होता जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा हुआ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो ये हमारा हुआ सेचुरेशन लाइन रेड कलर वाला, ये ब्लू कलर वाला जो हमारा हुआ ये प्रदर्शित कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर लाइन को, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब हम ड्रा करेंगे जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया, उसके बाद टेम्परेचर को हम दिखाएंगे। तो टेम्परेचर जो लाइन जो हमारा होता है, यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इन सेचुरेशन लाइन के आगे जाने के बाद जो उसका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हल्का हल्का क्या होने लगेगा, हल्का हल्का डिक्रीज होने लगेगा। तो कुछ इस तरह के हमारा जो होगा टेम्परेचर लाइन मिलेगा। इसको हम ब्लैक कलर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर सेचुरेशन लाइन के आगे जाने के बाद हमारा जो टेम्परेचर होगा, यहाँ से यहाँ तक तो टेम्परेचर सेम इसी लाइन पर ओवरलैप कर जाएगा, बट जैसे ही सेचुरेशन लाइन के आगे बढ़ेगा हमारा टेम्परेचर का जो लाइन होगा वो हल्का हल्का इस लाइन से दूर हटने लगेगा और इस तरह से कुछ हो जाएगा। ऐसे यहाँ से भी ऐसे हो जाएगा और ये सारे लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी जो टेम्परेचर लाइन होगी। तो ब्लैक वाला जो हमारा पेन है यह किसे प्रदर्शित कर रहा है, यह टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, यह टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। और रेड वाला जो लाइन हमारा है यह सेचुरेशन लाइन को डिनोट कर रहा है, सेचुरेशन लाइन को डिनोट कर रहा है, सेचुरेशन लाइन। और ब्लू वाला जो पेन है यह हमारा कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट कर रहा है। अब हमारा जो लाइन बचा वह है वह ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन कैसे डिनोट होगा, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन होगा वह कुछ ऐसे जो था एंथैल्पी के पैरेलल होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन, ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन हमारा एंथैल्पी के पैरेलल होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं यक्स से। जो ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन होगा वह हमारा डिनोट होगा यक्स से, ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन, ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन वो यक्स से डिनोट करते हैं। तो मोलियर चार्ट में आप लोग क्या देखें, इन चार लाइनों के सहायता से मोलियर डायग्राम या मोलियर चार्ट को ड्रा किया जाता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन जिसे हम यक्स से डिनोट करते हैं और यह एंथैल्पी के पैरेलल होता है। सेकेंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है। जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है जब वह सेचुरेटेड लिक्विड लाइन से आगे बढ़ता है तो उसमें कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम टेम्परेचर देते हैं तो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों इंक्रीज होता है, जो हमारा सेचुरेटेड लिक्विड लाइन के तरफ होते हुए आगे बढ़ जाता है। और सेम उसी के पैरेलल यदि हम यहाँ से कुछ उससे कम प्रेशर लेकर के आगे बढ़ेंगे तो क्या होता जाएगा, यह कन्वर्जेंट होता जाएगा, सॉरी डाइवर्जेंट होता जाएगा और उनके बीच की दूरी बढ़ता जाएगा। डाइवर्जेंट के मतलब उनके बीच का दूरी इंक्रीज हो रहा है और इधर आने पर हमारा कन्वर्जेंट होता जाएगा। और तीसरा जो हमारा लाइन है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। जब कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन को ओवरलैप करते हुए सेचुरेशन लाइन तक जाता है। जैसे सेचुरेशन लाइन को क्रॉस करेगा उसके बाद जो टेम्परेचर होगा वो हल्का हल्का कम होता जाएगा। और चौथा लाइन है कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। जो कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है वह कुछ इस तरह से डिनोट करता है। जैसे स्पेसिफिक ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन है, यहाँ पर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका ज्ञात कर लेंगे। जैसे डेंसिटी से अगर हम इस पॉइंट पर स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्ञात करें तो 0.2
मीटर प्रति किलोग्राम इसका डेंसिटी हो जाएगा। तो ये हमारा था मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम कैसा है? तो मोलियर डायग्राम जो होता है एक 2D डायग्राम होता है जो स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी के बीच ड्रा किया जाता है। और इस डायग्राम पर किसी भी स्टीम के पोजीशन को लोकेट करके स्टीम की अलग अलग प्रॉपर्टी जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी और ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन पे जो है उसके वॉल्यूम को सीधे हम ज्ञात कर सकते हैं। मोलियर डायग्राम के अलग अलग लाइंस होते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन एंड कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन होते हैं। अब हम बात करें स्टीम के लिए, तो स्टीम के लिए फ्रेंड्स कोई भी स्टीम होगा, स्टीम के लिए जो होता है स्टीम के लिए जो कांस्टेंट प्रेशर होता है वह कितना होता है? तो आप लोगों को बता दें, स्टीम के लिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होता है वह होता है 221.2 बार होता है कांस्टेंट प्रेशर स्टीम के लिए। और कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है स्टीम के लिए वो होता है 374.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि स्टीम के लिए कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है, या ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है तो 221.2 बार, और कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है स्टीम के लिए 374.15 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद पूछ देता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है वह किसे डिनोट करता है? तो डिनोट करता है एंथैल्पी या एनर्जी को, जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिनोट करता है, और जो सेकेंड लॉ हमारा है वह थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ एंट्रोपी को डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मोलियर डायग्राम समझ में आया या नहीं, आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी टॉपिक पे आप लोगों को दिक्कत है उसे कमेंट करें, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम होता है किसी भी सिस्टम के लिए, उसे हम ड्रा करना सिखाएंगे कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में। तो आप आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।